स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारी क्लास 7 की सीरीज़ चल रही है। चैप्टर 8 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और आज हमारा सीरीज़ का चैप्टर 9 है। जल्दी ही आपकी क्लास 7 कंप्लीट होने वाली है और उसके बाद हम क्लास 8 को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये वाला, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। होपफुली आपको मेरी और वीडियोस भी अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप उन्हें पसंद भी कर रहे होंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रही है। आपके किसी दोस्त को नीड हो तो शेयर करिएगा, और अपकमिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है गति एवं समय। किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल, वर्ताकार अथवा आवृत्ति हो सकती है ना। तो इस यहाँ पे गति के बारे में एक छोटी सी बात कही है कि जो गति होती है किसी सरल रेखा की क्या होती है, अनुदिश हो सकती है वर्तुल या वर्ताकार, या फिर क्या हो सकती है, आवृत्ति हो सकती है। और यहाँ पर एक टेबल दी गई है। इसके यहाँ पर पूछा गया है कि उदाहरण, अगर मार्च पास्ट करते सैनिक हैं तो वो सरल रेखा में गति कर रहे होंगे। सीधी सड़क पर बैलगाड़ी जो चल रही होगी वो भी सरल रेखा में। दौड़ते धावक के जो हाथ होंगे वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे आगे पीछे बार बार जाएंगे तो वो आवर्ती गति कर रहे होंगे। चलती साइकिल के पैडल की गति, जो पैडल की गति होगी वो क्या होगी, जो पैडल होता है यहाँ पर एक उसका एक मतलब अक्ष के परिधि क्या है, वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम सकता है तो वो वर्तुल गति होगी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो गति होगी वो वर्तुल भी होगी, आवृत्ति भी होगी। वर्तुल होगी क्योंकि वो एक सर्कल में चक्कर लगा रही है। इलिप्टिकल एक उसका पाथ होगा। दूसरा आवर्ती इसलिए क्योंकि एक टाइम के बाद वापस से क्या है, वो एक वहाँ से वो लौट के आ रही है, तो इसलिए वहाँ पे हम उसको एक आवर्ती गति भी क्या है, कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा कि झूले की गति भी आवर्ती होती है, कि एक पॉइंट है, झूला कभी इधर जा रहा है इधर जा रहा है, इस तरीके से एक पॉइंट के इधर उधर जो गति हो रही है वो आवृत्ति होगी, ठीक है। इसके बाद लोलक की गति भी, लोलक क्या होता है, घड़ी में होती है, उसमें जो लोलक लगा होता है कभी इधर ऐसे जाता है, तो ये भी क्या है, आपकी एक आवृत्ति गति है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मंद और तीव्र गति है, और ये तो बहुत इजी सी बात है कि कोई चीज़ अगर धीरे चल रही होगी तो वो मंद है, और तेज बिल्कुल ऐसे चल रही होगी तो क्या होगी, वो तीव्र गति होगी। यहाँ पर इसमें ऐसा कुछ बताने के लिए खास है नहीं, आप यहाँ पे बस देख सकते हैं कि एक ही दिशा में गति कर रहे हैं वाहन, और इसी एक तरह की क्या है, आपकी सरल गति है, ठीक है। सरल रेखा में क्या है, एक तरह से गति हो रही है। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात आपकी रिलेटेड आ जाती है टॉपिक से, वो है चाल। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो चाल क्या है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, ठीक है, तय की गई दूरी को हम वस्तु की चाल कहते हैं। इसके बाद है कि तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करने पर चाल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, चाल बराबर होता है तय की गई दूरी बटे लिया गया कुल समय। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको जानते ही होंगे, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, तो मैं इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। इसके बाद है, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है, ठीक है। क्या है कि मान लो कोई आपकी मतलब आप किसी स्कूटर या बाइक से कहीं जा रहे हैं, तो क्या होगा कि जब आप किसी भीड़ में वहाँ पर हैं तो कभी उसको आपको मतलब रोकनी पड़ेगी, कभी धीरे करनी पड़ेगी, कभी तेज़ चलना पड़ेगा। तो जो इस तरह की जगह होती है जहाँ पर काफ़ी जाम वगैरह होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वस्तु की चाल को कई बार हमें क्या करना पड़ता है, तेज़ भी करना पड़ता है, धीमा भी करना पड़ता है। तो वो क्या होती है, एक तरह की परिवर्तित होती रहती है जो चाल होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, असमान कही जाएगी। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु के नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो एक हाईवे होता है, तो हाईवे पर क्या होता है कि जो बहुत सारी गाड़ियाँ आपकी चल रही होती हैं, ठीक है, उनकी जो स्पीड होती है वो लिखी रहती है कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, इस तरीके से चलने की जो गति होती है, मतलब वहाँ पर लिखी हुई रहती है। तो लगभग सभी वाहन क्या है, वहाँ पर कोई जाम वगैरह भी नहीं होता है, तो एक समान गति में क्या है, वहाँ पर गति करते रहते हैं। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर।
इसके बाद है समय की माप। यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, समय की माप से हमारा तात्पर्य कालांतराल की माप से है। ठीक है, यानी कि जो समय की माप से क्या होगा कि काल का अंतराल, यानी कि कोई भी मतलब हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और लास्ट के पॉइंट में जो समय था, तो उस समय का जो अंतराल होगा टाइम का, उसे हम क्या कहेंगे, कालांतराल। समय की यहाँ पर माप इस तरीके से बताई गई है। ठीक है, इसके बाद है प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतराल के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच एक समय को एक दिन कहा गया है। इसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई है। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। तो यहाँ पर ही मतलब ये चीज़ें बस आपको जनरली समझाने के लिए, मतलब चीज़ों को थोड़ा सा समझने के लिए है कि पहले ही मतलब चीज़ें जो पूर्वज होते थे, जब घड़ियाँ नहीं होती तो किस तरीके से वो अपने टाइम का अंदाज़ा लगाया करते थे। तो ये चीज़ें सिर्फ मैंने आपके एक नॉलेज के पर्पज़ से, एक मतलब एक बेस बनाने के पर्पज़ से पढ़ी है सिर्फ, बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड इसमें ऐसा कुछ आता नहीं है। ठीक है, इसके बाद है सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। तो यानी कि क्या है, जो घड़ियां होती हैं एक तरह की, वो आवर्ती गति करती हैं। कैसे, ये आपकी घड़ी हो रही है और यहाँ पर ये सुई है, तो एक टाइम के पश्चात क्या होगा कि वापस वो लौट कर वहीं आ रही हैं, इसीलिए क्या है कि जो घड़ी की जो चाल होती है, जो घड़ी की गति होती है, हम उसको एक आवर्ती गति के रूप में कंसिडर करते हैं। वैसे तो वो अगर क्योंकि पूरा उसने एक चक्कर भी कर लिया है, तो वो एक तरह की आपकी वर्तुल गति या वर्ताकार गति के रूप में भी हम उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको मेरी राइटिंग में से समझ में आ जाती होगी। मैंने अभी क्या है कि पहले से थोड़ा ठीक लिखने की कोशिश मैं कर रही हूँ। मैंने अपना पेन भी चेंज कर दिया है, क्योंकि पहले वाले से लिखा नहीं जा रहा था। पहले वीडियोस में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही होगी मेरे काफ़ी सारी चीज़ों को लिखने और तुम्हारे समझने में भी। तो अब मैं, जिससे कि आप लोगों को वो प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैंने क्या है कि अपना पेन अब चेंज कर दिया है, जिससे मैं चीज़ों को आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूँ और आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, इसके बाद सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सरल लोलक है उसके बारे में चीज़ें बताई गई हैं कि वो किस तरीके से बनता है, कैसे आप उसको बना सकते हैं। तो क्या होता है कि धातु का कोई छोटा गोला या पत्थर लें और उस टुकड़े के किसी दृढ़ स्टैंड, मतलब इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या है, देखो एक तरह का मतलब दृढ़, मतलब एक फिक्स पॉइंट ले लिया है, वहाँ पर एक लंबाई की मतलब एक तार या फिर कोई धागा ले लिया है और वहाँ पर उस क्या है पत्थर या टुकड़े को बांध दिया गया है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक तरह का सरल लोलक बन जाता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। अब लोलक के गोले को धीरे एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है ना। तो क्या है, पहला तो यहाँ पर ये क्या है, विराम अवस्था में है। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या है, जब हम इसको पहले यहाँ पर लेके गए पॉइंट ए तक ले जाने के बाद 0 से यहाँ तक लेके गए हैं, यहाँ से यहाँ तक मैंने एरो करके निशान दिखाया भी है यहाँ पर। उसके बाद वो ए से ओ से होता हुआ बी तक जाता है और बी से वापस क्या होता है, ओ तक आता है। तो इस तरीके से क्या है, वो अपनी एक आवर्ती गति को या दोलनी गति को क्या है, पूरा कर रहा होता है। जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति ओ से आरंभ करके ए तक, फिर ए से बी एवं बी से वापस ओ पर आता है, तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। तो एक दोलन कब होगा, जब वो अपनी माध्य स्थिति या विराम अवस्था से एक बार इधर जाएगा और दूसरी बार उधर जा करके वापस से क्या है, अपनी विराम अवस्था में आएगा। तो ये क्या कहा जाएगा, ये आपका कहा जाएगा एक दोलन। ठीक है, क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा एक दोलन। ठीक है, उसके बाद सरल लोलक के एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। तो क्या है, जो सरल लोलक होता है वो एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। मान लो एक दोलन करने में उसने 1 सेकंड लगाया तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, 1 सेकंड होगा। मान लो एक दोलन करने में सपोज हमने उसकी जो यहाँ पर था विराम अवस्था में था, अगर हम उसके दूर ले जा करके यहाँ से हम उसको ए पॉइंट अगर यहाँ बनता है
यहाँ पे छोड़ते हैं और वो वापस से कहीं दूर, यहाँ पर बी पॉइंट हमारा यहाँ तक जाता है, तो ये दूरी उसने ज़्यादा तय की है यहाँ से जाने में और वापस यहाँ तक आने में। पहले यहाँ गया, फिर यहाँ से वहाँ गया, फिर वहाँ से यहाँ पर आया है। तो क्या होगा कि यहाँ तक आने में क्योंकि थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, तो हो सकता है इस बार उसको समय लगा हो पूरा एक दोलन करने में 2 सेकंड का। कितना समय लगा हो? 2 सेकंड का। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। ये डेफिनेशन पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से समझा रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आगे हमें क्या दिया गया है? आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेल वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। देखो, जो हमारी ऐसे लोलक वाली जो घड़ियाँ होती हैं, टू फ्रो मूवमेंट करने वाली, मोशन करने वाली, थोड़ी डिजिटल, आजकल उनकी जगह मतलब हमारी जो अब सेल वाली घड़ियाँ आ चुकी हैं, ठीक है। अब सेल वाली की जगह डिजिटल भी आ चुकी हैं, बट लेकिन ज़्यादातर अभी भी सेल वाली ही यूज़ होती हैं। उसमें 1 या 2 सेल वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। समय तथा चाल के मात्रक यहाँ पर हमें दिए गए हैं। क्या है? समय का मूल मात्रक सेकंड है, इसका प्रतीक एस है। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा है। चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। वास्तव में से अन्य मात्रकों जैसे मीटर प्रति मिनट अथवा किलोमीटर प्रति आवर में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो मूल मात्रक की बात यहाँ पर पूछी जाएगी आपसे। तो मूल मात्रक क्या है समय का? वो है सेकंड। और चाल का मूल मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। देखो, हम चीज़ों को लेते इसमें भी हैं, बट लेकिन जो मूल मात्रक होता है हमारा, वो क्या है? हमारा ऐसे सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। तो समय का मूल मात्रक सेकंड है और चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। एक बहुत छोटी सी बात है, पहले से आप उसको अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। इसके बाद है किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन करती है, धड़कती है। बच्चों में यह दर कुछ अधिक हो सकती है। तो यानी कि बस ये यहाँ पर ये चीज़ें बताने की कोशिश की गई हैं कि अगर कोई सामान्य युवा है और उसकी विराम की जो स्थिति में क्या होगा, नाड़ी जो है 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में 12 बार स्पंदन करती है ना। कहने का मतलब है जो दोलन जो आवर्त यहाँ पर अगर हम समय को निकालेंगे तो 1 मिनट में वो 72 चली है, ठीक है। और उसको फिर हमने 10 सेकंड में अगर हम उसको कन्वर्ट करके निकालेंगे तो 10 सेकंड में कितना चली? वो 72 बार चली, ठीक है ना। सॉरी, 12 बार। 1 मिनट, वो 1 सेकंड में 12 और 1 मिनट में कितना? 72 बार। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायरेक्टली देखो, ये तो सबको पता होता ही है कि 1 मिनट में जो हमारी नाड़ी होती है वो 72 बार मतलब जो काम करेगी या धड़केगी। बट लेकिन क्या होगा, जो हमारा अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 10 सेकंड में कि किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन करती है, क्वेश्चन इस तरीके से बन के आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 10 सेकंड में जो नाड़ी की जो मतलब वहाँ पर काम करेगी, जो नाड़ी होती है वो हमारी कितनी, वो 12 बार क्या है? स्पंदन करेगी, ठीक है। इस चीज़ का आपको वहाँ पर ध्यान रखना है स्वस्थ व्यक्ति के लिए विराम की स्थिति में, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग कंडीशन है, स्वस्थ युवा भी है, विराम की स्थिति भी है। तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, स्वस्थ युवा, विराम की स्थिति और 10 सेकंड और 12 बार स्पंदन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पर कुछ एक बात दी गई है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। इसके बारे में किसने हमें बताया था कि गैलीली ने 1564 से लेकर 1642 का इन्होंने क्या था, इसके बारे में पता लगाया था कि जो दोलन की जो उन्होंने पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इस परीक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की। कमान युक्त घड़ियाँ और कलाई की घड़ियाँ लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो लोलक वाली घड़ियाँ आई, फिर उसके बाद धीरे धीरे सेल वगैरह और ये सब चीज़ें यूज़ करके उनका टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती गई वैसे वैसे घड़ियाँ क्या है उनका रूप बदलता गया। बट जो बेस था वो कहाँ से मिला? वो यहीं से मिला, लोलक की जो आवर्तकाल था, दोलन था, उससे रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर जब लोलक वाली घड़ियाँ प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापने के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी,
रेत घड़ी इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जंतर मंतर है नई दिल्ली में, यहाँ पर ये धूप घड़ी बनाई गई है। अगर आप अमृतसर गए होंगे तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि मतलब घड़ी को वहाँ पर किस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, ये रेत की घड़ी है। एक मतलब यहाँ पर क्या होता है, रेत भर दिया जाता है और मतलब मुझे इसका अंदाज़ा तो नहीं है, शायद ये 5 मिनट लेता है या फिर 1 मिनट के लगभग, कि जब तक यहाँ से पूरा रेत यहाँ तक आता है। तो या फिर 1 घंटा भी हम कह सकते हैं। कई बार अगर ये चीज़ बड़ी होगी तो वो लगभग 1 आवर का समय लेगी। तो यहाँ से रेत को पूरा नीचे आने तक जितना समय लगेगा वो लगभग 1 घंटे के बराबर होगा। इस तरीके से क्या है, पहले समय की जाँच की मतलब ध्यान रखा जाता था समय का। और यहाँ पर ये जल घड़ी है, और जल घड़ी तो अब देखो मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है जल घड़ी का किस तरीके से यूज़ होता था, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बर्तन रखा हुआ है, इसके अंदर ही कोई कटोरी रखी हुई है, और ऐसा कुछ होता होगा कि वो उसको हिलाने के बाद जैसे जल यहाँ पर हलता हुआ दिख रहा है, या धीरे धीरे एक कटोरी में होल किया हुआ है, जैसे जैसे धीरे धीरे पानी इसमें भरता जाएगा वो ऊपर भर जाएगी, नीचे डूब जाएगी। तो उससे शायद पानी का अंदाज़ा मतलब भरने की तक लगा लिया जाएगा कि 1 घंटा हुआ है, 1 आवर का समय है, या 2 आवर का समय है, या आधे घंटे का समय। वो डिपेंड करेगा कि जो ये वाली कटोरी है वो कितनी बड़ी ली गई है ना, कितनी बड़ी। अगर ये बड़ी कटोरी होगी तो ज़्यादा समय काउंट होगा, अगर छोटी कटोरी होगी तो वहाँ पर एक छोटा समय काउंट होगा। ठीक है ना, मेरे अंदाजे से तो यही होना चाहिए जैसे दिखाया गया है यहाँ पर। बाकी एक बार आप देख लीजिएगा, या मैं भी इसको कंफर्म करके अच्छे से बता दूंगी। बट यहाँ से ऐसा क्वेश्चन कोई पूछा नहीं जाएगा, तो ये बहुत डिटेल में इसके जाने की ज़रूरत नहीं भी है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर आगे एक पॉइंट दिया गया है कि एक माइक्रोसेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। जो एक माइक्रोसेकंड होता है वो सेकंड का क्या होता है, 10 लाखवां भाग होता है। एक नैनोसेकंड सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है। यानी कि 1 सेकंड अगर आप करोगे और उसके क्या है 1 अरब पार्ट्स कर दोगे तो वो किसके बराबर होगा, 1 नैनो सेकंड के। ठीक है ना, और आपको पता ही है कि 1 सेकंड में कितने नैनो सेकंड की बात हो रही है, तो 10⁻⁻⁹ सेकंड होगा वहाँ पर। ठीक है, नैनो सेकंड, ठीक है, ये इसके बराबर होगा। इतने छोटे समय अंतरालों को जो घड़ियाँ मापती हैं उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। खेलों में जिन समय मापने की युक्तियों का उपयोग होता है वे सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समय को शताब्दियों अथवा सहस्राब्दियों में व्यक्त किया जाता है, तथा तारों की आयु को प्राय अरबों वर्षों में व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर मतलब ये छोटी सी टेबल है, आपके काम की नहीं है। यहाँ पर है देखिए, जो चली गई दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुना समय होती है। दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी, तो ये समय क्या है, समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। ठीक है, इसके बाद किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया है, यहाँ पर दिखाया गया है आपको। ये कार है, कोई कार का ये डैशबोर्ड है ये। ठीक है, इसमें 1 मीटर के कोने पर किलोमीटर पर आवर लिखा होता है ना। यहाँ पर लिखा होता है मीटर किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको बड़ा करके दिखाया गया है। इसे चाल मापी स्पीडोमीटर कहते हैं, है ना। ये जो आपको दिखाया गया है ये क्या है, आपका एक स्पीडोमीटर है। एक तरह से आप इसको क्या कह सकते हैं, ये आपका स्पीडोमीटर है। ठीक है, इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इस मीटर को पथमापी यानी कि ओडोमीटर कहते हैं। तो क्या होता है कि इसमें देखो ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, ओडोमीटर है। क्या है ये, ओडोमीटर है। और ये जो बड़ी वाली जो साइकिल आपको दिखाई दे रही है, बड़े वाले नंबर जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये वाला जो डायल दिखा रहा है आपको स्पीडोमीटर है। तो ध्यान रखना है, जो दूरी को दिखाता है, दूरी के लिए क्या होता है आपका ओडोमीटर होता है, और स्पीड के लिए क्या होता है आपका स्पीडोमीटर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो एग्ज़ाम में आपके पूछी जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखो ग्राफ दिखाए गए हैं कि एक तरह के बार ग्राफ है ना। और ये आपका क्या है, ये आपका
सर्कल में है, पाई चार्ट है एक तरह का, ये आपका ग्राफ वाला है, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा दूरी समय ग्राफ। यहाँ पर ग्राफ के बारे में इसलिए बताया गया है कि क्योंकि अब अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, दूरी समय ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 9.8 में दर्शाया गया ग्राफ स्तंभाकार है, फिर ग्राफ ये है, वृत्ताकार है, पाई चार्ट है, इस तरीके से वहाँ पर बताया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। हाँ, यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो यह संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है, परंतु यदि किसी वस्तु की चाल लगातार परिवर्तित होती है तो ग्राफ आकृति कुछ हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तरह देखो, अगर हम इस ग्राफ पर ही अगर देखते हैं, अगर कोई वस्तु है, अगर समय हमने यहाँ पर दिखाया गया है और दूरी को हमने इस वाली, ये हमारी वाई अक्ष होती है, ये हमारी एक्स अक्ष पर दिखाई गई है हमें। अगर हमने इसको यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर समय लिया है हमने 1 मिनट की नीचे वाली एक्स अक्ष पर, और हमने वाई अक्ष पर जो पैमाना लिया है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 किलोमीटर। कितना है, 1 किलोमीटर यहाँ पे लिया गया है। अगर यहाँ से कोई चाल चलती है और नियत चाल से चल रही है, यानी कि 1 सेकंड में 1 किलोमीटर, अगले सेकंड में फिर से 1 किलोमीटर और आगे बढ़ रही है, तो एक ये क्या है, एक नियत गति को फॉलो कर रही है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर। ये तो पता ही हमें कि जब हम ग्राफ शो करेंगे तो हमें क्या है, अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर पता होना चाहिए, उसका ध्यान रखना है। प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान, ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमानों के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो। जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसके अधिकतम भाग का उपयोग करना। मतलब ये बेसिक बातें हैं, ये आपके एग्ज़ाम से यहाँ पे रिलेटेड कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम में यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मैंने पढ़ने के लिए हाईलाइट कर दिया था कि ग्राफ को हम किस तरीके से मतलब लेना चाहिए, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे किस तरीके से काम कर सकता है, तो बस इसी तरह से इसीलिए लिया था। बाकी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं आता है। और इसी के साथ क्या है, आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है और आज की वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। इसी से रिलेटेड हम अपना छोटा सा रिकैप देख लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। और होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और मेरी आज स्पीड थोड़ी शायद तेज़ लग सकती है क्योंकि ज़्यादा कुछ बहुत चैप्टर नहीं था और मैं ज़्यादा समय आप लोगों का बर्बाद नहीं करना चाहती, तो थोड़ी सी स्पीड में ही मैं वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियोज़ ना हो, वरना आपको भी क्या होगा, बोरिंग फील हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं हमने क्या सीखा है। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापने में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता रहा है। वस्तु की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु को दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है, ठीक है। इसके बाद है हमारा कि हमें ये बताना है कि जो सरल रेखा के अनुदिश हैं, जो यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं कि इनकी जो गति है वो इनमें से किस प्रकार की है। सरल रेखा के अनुदिश है, वर्तुल है या दोलनी गति है। तो दौड़ते हुए जब हम अपने हाथों की गति होगी वो दोलनी होगी क्योंकि वो आगे पीछे होंगे। सीधी सड़क पर गाड़ी हमारी सरल रेखा के अनुदिश होगी। मैरी गो राउंड मतलब इस तरह का राउंड होता है ना, एक झूला सा होता है, उस पर यहाँ पर ऐसे घोड़े से लगे हुए रहते हैं बच्चे उस पर बैठ कर घूमते थे, मैरी गो राउंड होता है हमारा। तो ये कैसी है, वर्तुल गति है आपकी। सीसो वाला जो झूला होता है वो आपका दोलनी गति करता है। विद्युत घंटी के हथौड़े की जो गति होती है वो भी दोलनी होती है। वो ऐसे बार ऐसे ऊपर नीचे टन 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 बजता है, ठीक है। सीधे पुल पर जो गाड़ी चलेगी वो भी क्या होगी, आपकी सरल गति होगी। फिर आपके सही गलत देखिए, प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि भाई कम भी होती है ज़्यादा भी होती है, तो नियत तो हो ही नहीं सकती है। दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है, सही बात है। काफ़ी लंबी जब कोई लॉन्ग डिस्टेंस होती है तो हम उसको किलोमीटर में नापते हैं, जब थोड़ी कम डिस्टेंस होगी तो हम उसको मीटर में नापेंगे, है ना। और अगर जैसे आपके घर से आपके स्कूल तक की दूरी को हम मीटर में भी नाप सकते हैं अगर पास है तो।
है ना। अगर दूर होगा तो हम उसको किलोमीटर में ही मेज़र करेंगे, और अगर ऐसा है ना कि कोई बहुत ही मतलब घर के अंदर की बात ही हो रही होंगी तो वहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर में भी बातें हो सकती है। मतलब वो डिपेंड करता है दूरी कितनी है, ठीक है। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता, गलत बात है। जो लोलक का आवर्तकाल है वो मतलब नियत नहीं होता। रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति आवर में की जाती है, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मीटर प्रति आवर में नहीं होती है। इसके बाद हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो आवर्तकाल के लिए हमारा यहाँ पर फॉर्मूला होता है दोलनों की संख्या बटे कुल समय। तो दोलन की संख्या 20 है, कुल समय हमारा 32 लगा है, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 0.625 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टेशन के बीच की दूरी दी गई है और तय क्या है, समय दिया गया है। तो चाल बतानी है तो हमें पता ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यहाँ पे इसको वैल्यूज़ को रखा तो हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या है कि एक दूरी समय ग्राफ दिया गया है, उसके बारे में पूछी गई हैं चीज़ें। नियत चाल से गति करती कार का हमें ग्राफ बनाना है, तो और सड़क के किनारे खड़ी कोई कार का ग्राफ बनाना है। तो नियत चाल से चलेगी तो कॉमन सी बात है, डिस्टेंस हमने यहाँ पर ली है और टाइम हमने यहाँ पर लिया है, और कोई गाड़ी यहाँ से यानी कि 0 से चलना शुरू करती है, और जब वो नियत चाल से चलेगी तो क्या है, एक हर सेकेंड में अगले किलोमीटर को कवर करती जाएगी, तो जिससे हमारा जो ग्राफ है वो सरल रेखा आएगा, इस तरह का वो ग्राफ बनेगा। ऐसे ही अगर कोई सड़क किनारे खड़ी है, अरे भाई वो किनारे खड़ी है, कोई भी दूरी उसने तय नहीं की है, पर हाँ एक चीज़ है, क्या, समय तो अपने समय से बढ़ता ही रहेगा, वो उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता, वो तो पाबंद नहीं है ना। तो टाइम बढ़ रहा है बट लेकिन क्या है, उसकी दूरी में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो वहीं पर ही खड़ी रहेगी, और उसका जो ग्राफ है हमारा वो कैसा आएगा, वो भी सीधी लाइन, या फिर क्या कहेंगे, एक्स अक्ष के समांतर। क्या, एक्स अक्ष के समांतर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये दो बातें हो गई हैं। इसके बाद है हमारा पूछा गया संबंध, पूछा गया कौन सा संबंध सही है। चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय के। इसके बाद अगेन चाल का मूल मात्रक पूछा गया, तो मैंने बताया था ऊपर क्या होता है, मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके बाद है कि कोई कार 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 15 मिनट चलती है, फिर 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 15 मिनट चलती है, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी। तो हम इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, कि दूरी गुना चाल। मैं एक मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा कुछ चेंज नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, ठीक है, ये कलर सही रहेगा। हाँ, तो क्या है कि एक मिनट, तो दूरी बटे चाल हो गया आपका। यहाँ पर हमने जब दूरी बराबर चाल गुना समय हो गया है, तो चाल हमारी क्या है 40 किलोमीटर, और समय क्या है हमारा 15। अब क्योंकि समय हमारा 15 मिनट है और हमारी जो चाल है वो किस में है, आवर में है, तो हम क्या करेंगे, 15 को आवर में आवर में कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे और इसको हम सोल्व करेंगे। सेम यहाँ पर है, चाल हमारी 60 दी गई है, गुना, देखो यहाँ पे कुल दूरी पूछी गई है, तो कुल दूरी के लिए मैंने क्या कहा, पहले वाला जो हमारा पार्ट है उसे और दूसरा वाला जो पार्ट है उन दोनों को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो 60 गुना 15 बटे 60, यहाँ पे भी क्या है कि हमें जो मिनट है उसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, 15 को 60 से डिवाइड करना होगा, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे इस तरह की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पर 10 होगा और यहाँ पर क्या आएगा, हमारा 15 होगा, और इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 25 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया, देखो सीटेट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यूपी टेट सीटेट में भी, ठीक है, जो भी आपके एनसीईआरटी बेस्ड आपके पेपर होते हैं जो सीबीएसई द्वारा होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या है कि एनसीईआरटी द्वारा ही फॉलो होते हैं, तो आपकी ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। एज इट इज़ क्वेश्चन वहाँ पर क्या है रखे हुए मिलते हैं। आप चाहे केवीएस के पेपर भी उठा करके देख लेना, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर भी हुआ था, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारी क्वेश्चंस एज इट इज़ क्या है लाइनें आपको एनसीईआरटी की ही उठाकर रख दी गई थी। और इवन DSSSB के जो पेपर होता है वहाँ पर भी क्या होता है
कि आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ लाइनें वहाँ पर रखी हुई मिलती हैं। ठीक है, जिस भी बच्चे ने DSSS या KVS वगैरह का पहले से कोई पेपर दिया होगा या फेस किया होगा या फिर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का देखा होगा, तो आप उस चीज़ से अंदाज़ा वहाँ पर उसे लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है कि जो हमारे यहाँ पर एक चित्र दिया गया है कि फ़ोटोग्राफ 10 सेकंड के अंतराल पर खींची गई हैं। यदि इन फोटोग्राफ में 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है तो तीव्रतम कार की चाल परिकलित कीजिए, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ए है हमारी, एक मतलब एक ए है, एक हमारा बी है। तो यहाँ पर क्या है कि 10 सेकंड के अंतराल पर खींचे गए हैं। तो यानी कि हमने जो समय लिया है, यानी कि 1 सेंटीमीटर वो हमारा बराबर कितना है एक्स अक्ष पर, वो 10 सेकंड के बराबर है। और ऐसे ही जो हमने वाई अक्ष पर लिया है वहाँ पर क्या है, हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर है 100 मीटर के, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, 100 मीटर बताया गया है। ठीक है, तो तीव्रतम चाल बतानी है तो ए के लिए अगर हम निकालते हैं तो मान लो यहाँ पर इस तरीके से ये चली 10, 20, 30, 40, 50 और ऊपर भी हमने 500 तक की दूरी को ले लिया है। तो अगर हम इसका यहाँ पर ग्राफ देखते हैं तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक कितना है, 50 तक आया है और ये हमारी दूरी थी या समय थी। तो चाल हमें इसकी बतानी है तो ए की चाल हो जाएगी 500/50 और हम निकालेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, बी की भी निकालेंगे। तो बी की भी निकालेंगे तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर ये 300 तक ही था, जो दूरी है उसने 300 तक कवर करी और जो समय था वो हमारा 50 सेकंड हो गया था। तो अब क्या है कि जब 50 हो गए तो हम इसको करेंगे डिवाइड, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो हमें तीव्रतम चाल बतानी है तो तीव्रतम चाल किसकी होगी, ए की होगी, क्योंकि इसकी ही स्पीड तेज आई है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा तरीका भी है इसको मतलब सोल्व करने का, वो ये है, ये सॉल्यूशन से ग्राफ की हेल्प से हुआ है। वो ये कि अगर कम समय में अधिक दूरी बराबर गति तीव्र होगी, है ना। क्या है कि अगर कम समय में हमारी अगर अधिक दूरी होती है तो गति क्या होगी, हमारी तीव्र होगी। दूसरा है ढलान अधिक होगा तो भी क्या होगी, गति हमारी अधिक होगी। तो ध्यान रखना है कि कम समय में देखो ए ने क्या करा है कि 50 सेकंड में ही 500 मीटर चल दिए हैं और बी ने क्या किया है, 50 सेकंड में सिर्फ 300 करे हैं। तो कम समय में ज़्यादा दूरी किसने तय की, ए ने तय की। पहला तरीका ये हो गया। इसके बाद अगर हम ढलान भी देखेंगे, ढलान किसका ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है या बी का, तो हमें पता है कि ए का ढलान ज़्यादा है तो गति भी अधिक यहीं पर ज़्यादा होगी, है ना, गति अधिक यहीं पर ही होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से क्लियरली मैंने समझा दिया है, समझ भी गए होंगे आप, है ना। और इसी में दिया गया है कि ए तथा बी की गति के दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं, इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, ए चल रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और है ग्राफ से रिलेटेड ही कि दूरी समय ग्राफ में कौन उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है। तो चाल नियत किस में नहीं है, इस वाले में नहीं है, थर्ड वाले ऑप्शन में, है ना। इसमें भी चाल नियत है, यहाँ भी फर्स्ट वाले में भी नियत है, यहाँ भी नियत है और यहाँ पे क्या है, नियत है। बट जो ये वाला ग्राफ है इसमें आपकी क्या है, जो चाल है वो नियत नहीं है ना। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और इस क्वेश्चन को भी मैंने अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की है ना। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप वीडियो को फिर से देखिएगा। और हाँ, वैसे तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो मेरी वीडियो हो ज़्यादा लंबी ना हो, बट फिर भी कई बार चीज़ों को समझाने में थोड़ी अगर लंबी वीडियो हो जाती है तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वीडियो की स्पीड को बढ़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, और मैं जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रही हूँ वो बहुत ही मतलब टू द पॉइंट है। मैंने ऐसे ही थंबनेल में नहीं लिखा हुआ है कि एक बार पढ़ो परीक्षा पास करो, वहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं, तभी मैंने वो चीज़ वहाँ पर भी लिखी हुई है। मैं आपको कोई भी मिसगाइडेंस नहीं देना चाहती हूँ, है ना, क्योंकि मुझे भी पता है टाइम की हर किसी के पास बहुत वैल्यू है और बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आप अभी अपनी तैयारी कर रहे हो अच्छे से, है ना। तो मैं भी चाहती हूँ कि एक बार में ही आपका एग्ज़ाम हो, इधर उधर की फालतू की चीज़ें मैं आपको ना बता के टू द पॉइंट ही चीज़ें बताऊँ, है ना। तो इसीलिए अगर आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से पास करना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, PYQs को लगाते रहिए। ठीक है, और जल्द ही अगर हमारी चीज़ें टाइम से ही कंप्लीट हो जाती हैं, और मैं कोशिश करूँगी टाइम पे ही कंप्लीट हो, तो मैं आपके मैराथन्स भी लाऊंगी, आपके PYQs भी लेकर के आऊँगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को क्या करना होगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।